लो साम्य अवस्था। दो केस अपने को पढ़ने हैं। पहला केस है ट्रांसलेशनल, पहला केस है ट्रांसलेशनल, ये अपन ने कहा स्थानांतरीय। और दूसरा जो केस है, दूसरा केस है रोटेशनल। दूसरा केस है रोटेशनल, यह अपन ने कह दिया घूर्णन साम्य अवस्था, है ना। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल अपन कहते हैं कि अपने पास कंडीशन आती है कब, जब अपने पास किसी सिस्टम के ऊपर टोटल नेट फोर्स अपने पास कितना हो, जीरो हो, नेट फोर्स जीरो हो। और रोटेशनल जो है, ये कंडीशन अपने को मिलती है जब अपने पास किसी सिस्टम के ऊपर टोटल नेट टॉर्क का मान अपने पास कितना हो, जीरो हो, है ना। नेट फोर्स जीरो हो तो अपने पास कैसा बना, ट्रांसलेशन बना। और अगर नेट टॉर्क जीरो हो, उस कंडीशन अपने पास कैसा बना, रोटेशनल बना। ठीक है। अब ये दोनों चीजें देखो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रिलेटेड कैसे, जैसे अपन कहते हैं कंडीशन, अपन कहते हैं कि अगर ऐसा है, अगर अपन ऐसा कह दें इफ, अगर अपन कह दें एफ नेट इक्वल टू जीरो है, इफ एफ नेट इक्वल टू जीरो है, उस कंडीशन में टो नेट यानी परिणामी बल आघूर्ण का जो मान है वो अपने पास अपन कहते हैं मे बी जीरो और नॉन जीरो। मतलब क्या हुआ कि यदि अपने पास परिणामी बल का मान शून्य है तो या परिणामी बल का मान शून्य है तो परिणामी बल आघूर्ण शून्य हो भी सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता। कैसे, जैसे अपन ने केस कहा जैसे मैंने केस कहा कि सपोज दैट अपने पास ऐसा केस है, ये एक रॉड है ना, ये एक रॉड है। इस रॉड के ऊपर आपने कह दिया कि भाई सपोज दैट, है ना, ये इसका कोई सेंटर पॉइंट मान लें, यानी यहां अपन ने कह दिया कि भाई एक कील की सहायता से आपने किसी रॉड को लटका रखा है, ऐसे मान लो आप, है ना। अब मैं कह दूं कि अगर इसके ऊपर फोर्स लगा दिया आपने इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर फोर्स लगा दिया आपने इस डायरेक्शन में, है ना। इसकी लेंथ आपने ले ली, सपोज दैट लेंथ अपन ने ले ली कितनी है, एल है। ठीक है। तो इस कंडीशन में, है ना, दोनों फोर्स अपने पास सेम है, यानी इस कंडीशन में नेट फोर्स अपने पास कितना हुआ, जीरो हुआ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। लेकिन इस कंडीशन में नेट टॉर्क निकालोगे, है ना, नेट टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क अपने पास कितना बनेगा, देखो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस हुई L/2 F इंटू L/2, और इसके कोरस्पॉन्डिंग में डिस्टेंस कितनी हुई L/2 F इंटू L/2, यानी F इंटू L/2 प्लस F इंटू L/2 इक्वल टू अपने पास कितना बना, F इंटू L बना, है ना। एक पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट और आता है, तो अपन अभी बात करेंगे। यानी इस कंडीशन में टो नेट है वो अपने पास कैसा हुआ, डज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ। इसका मतलब यदि एफ नेट जीरो है तो टो नेट मे बी जीरो और मे नॉट भी जीरो, है ना, मे नॉट भी जीरो, यानी इस कंडीशन में कैसा हुआ, अशून्य हुआ। अगर मैं कह दूं ऐसा केस है, सपोज दैट मैंने कह दिया यही रोड होती इस तरीके से, और जिसकी लेंथ आपने कह दी कितनी है, एल है। दो फोर्सेस आपने लगाए, एक फोर्स लगा दिया मैंने यहां एफ और एक फोर्स लगा दिया मैंने यहां एफ, तो क्या ये रोड रोटेट करेगी, रोड रोटेट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में एफ नेट जो है वो भी जीरो है और टो नेट है वो भी अपने पास कितना है, जीरो है। ठीक है। तो अपन ने कंडीशन क्या बोली कि भाई अगर कुल परिणामी बल का मान शून्य है तो परिणामी बल आघूर्ण शून्य भी हो सकता है या शून्य नहीं भी हो सकता, दोनों केस अपने पास पॉसिबल हैं। और अपन एग्जाम्पल पढ़े, जैसे अपन कहते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव अपन क्या कहते हैं कि भाई समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर रखे हों, है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र में अल्प दूरी पर रखे हों, तो उस कंडीशन में ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं ना। तो अपन क्या कहते हैं, किसी भी आवेश के ऊपर, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, एफ बराबर कितना होता है, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू ये आ गया, और एफ बराबर कितना है, माइनस है तो माइनस क्यू बना, यानी इसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये लगा अपने यहां से प्लस क्यू, इसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में कितना बन गया,
माइनस क्यू, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, लेकिन इस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स 0 है, लेकिन अपने पास जो नेट टॉर्क है उसका मान 0 नहीं होता, है ना। ऐसे अपन टॉपिक पढ़ते हैं कि भाई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपने पास क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है, नॉर्थ आ गया और अपने पास क्या बन गया, साउथ बन गया ना। उसकी पोल स्ट्रेंथ लेते हैं अपन, ध्रुव प्रबलता लेते हैं, तो एक के लिए वैल्यू बनती है प्लस एम बी और एक के लिए वैल्यू बनती है माइनस एम बी। वो भी अपने पास एग्जाम्पल किसका है, नेट फोर्स 0 है, लेकिन टो नॉट अपने पास, टो नेट जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला केस अपने पास बना कि परिणामी बल शून्य है, तो परिणामी बल आघूर्ण का मान शून्य या अशून्य हो सकता है ना। जैसे अपन एक सवाल बना सकते हैं, जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि निम्न में से असत्य कथन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ना। तो इस तरीके से अपने छोटे छोटे पॉइंट अपन बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अपने पास, इफ टो नेट इक्वल टू 0, इफ टो नेट इक्वल टू 0, उस कंडीशन में परिणामी जो बल है, सेम ये लाइन, मे बी 0 और नॉन 0, मे बी 0 और नॉन 0। अगर टॉर्क 0 है ना, देखो फॉर्मूला तो अपन ये पढ़ते हैं ना, फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, टो इक्वल टू अपने पास कितना बना, टो इक्वल टू फॉर्मूला अपन ने क्या दिया, आर क्रॉस एफ, पढ़ते हैं ऐसा, है ना। लेकिन इसी के बिहाव पर अपन कह रहे हैं, अगर टो नेट, अगर परिणामी बल आघूर्ण शून्य है, तो परिणामी बल भी शून्य हो सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल कह दिया कि भाई सपोज दैट ये मैंने एक रॉड मान ली, ये मैंने कह दिया एक रॉड है ना, ये जैसे मैंने कह दिया एक रॉड मान लें अपन इस तरीके से, है ना। ये अपन ने कह दिया एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड के ऊपर आपने दो डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। ये रॉड मान ली जिसकी लेंथ आपने कह दी कि भाई लेंथ अपने यहाँ सपोज कितनी है, लेंथ आपने कह दी एल है। अब मैं कह दूं एक तो फोर्स लगा रहे हो आप इस डायरेक्शन में, आपने कह दिया एफ, ठीक है, और एक आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या ये रोड रोटेट करेगी, ये रोड रोटेट नहीं करेगी। भाई दोनों डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, ऐसे मान लो, या फिर एक तरफ आप इस तरीके से इस डायरेक्शन में खींच दिया और एक तरफ आपने इस डायरेक्शन में खींच दिया, टो नेट अपने पास 0 है और एफ नेट भी कितना है, 0 है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता, जैसे इसका जो नेक्स्ट वाला जो केस है ना, कि टो नेट 0 है और एफ नेट में नो भी नॉन 0, इसका मैं एग्जांपल आगे बताऊंगा, है ना। अभी अपन एग्जांपल करेंगे उसमें लेंगे, है ना, उसके साथ लिखेंगे, क्योंकि एक पॉइंट और लिखेंगे तब वो चीज ढंग से समझ में आएगी, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि टो नेट 0 है तो एफ नेट में भी 0 और नॉन 0, ठीक है। इसी तरीके से मैं केस कह दूं, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास बनता है कि अगर if if force is in the direction of, या the line of action of force लिख देता हूं, है ना, if the line of action of force, if line of action, है ना, मैं लिखवा दूंगा अभी, action of force is parallel to axis of rotation, axis of rotation or passing through the axis of rotation, then torque of force about the axis, about the, है ना,
एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी 0, है ना। यानी अगर बल की क्रिया रेखा, अगर अपने पास घूर्णन अक्ष के समानांतर है, बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष के समानांतर है या घूर्णन अक्ष से गुजरती है ना, दो बातें, है ना। अपन ने कहा कि पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यदि बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष के समांतर है या फिर अपने पास जो घूर्णन अक्ष है उससे गुजरती है, तो उस कंडीशन में जो बल होगा उसका उस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण हमेशा कितना होगा, 0 होगा। सीधी सी बात है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, जैसे मैंने केस कह दिया, जैसे मैं वो रोड वाला केस लूं, जैसे मान लो आप, जैसे ये रोड वाला ही अपन केस ले लें। जैसे अपन ने कह दिया कि भाई ये सपोज दैट अपने पास एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड को अपन ने यहां से लटका रखा है इस पॉइंट से, ठीक है। अब मैं कह दूं इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अपन, जैसे एक तो फोर्स लगाया है मैंने इस डायरेक्शन में, एक तो फोर्स लगाया मैंने इस डायरेक्शन में, इसको मैंने कह दिया F1, ठीक है। एक मैंने फोर्स लगाया सपोज दैट इस पॉइंट के ऊपर लगाया, इस पॉइंट पर फोर्स लगा दिया, किसी भी डायरेक्शन में आप कह दो, सपोज दैट मैंने इसी डायरेक्शन में लगा दिया, जिसको मैंने कह दिया F2। एक मैंने फोर्स लगाया इस पॉइंट पर, जिसको मैंने कह दिया F3। एक मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने कह दिया F4। और एक मैंने फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने कह दिया F5, ठीक है ना। इस तरीके से एक रॉड है जिसको आपने यहां से लटका रखा है, ये मान लो, है ना, यहां से लटका रखा है। अगर यूं लटका रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रॉड जो है, ये रॉड अपने पास इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या करेगी, यूं रोटेट करेगी, ये मतलब हुआ। F1 जो है, F1 अपन ने कहा इस पॉइंट पर लगाया, F2 इस पॉइंट पर लगाया, F3 F4 और F5। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस कंडीशन में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी F1 की लाइन ऑफ एक्शन है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकलेगी, इससे पास करेगी। तो F1 है, कोई भी टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकता। इस तरीके से देखो F2 है, ये F2 अपने पास इस डायरेक्शन में हुआ, F2 जो है वो इस डायरेक्शन में हुआ, F2 जो है वो इस डायरेक्शन में हुआ। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है, इस तरीके से है, ये टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है, ये हुआ। इसी तरीके से F3 कर सकता है, इसी तरीके से F4 कर सकता है, इसी तरीके से F5 देखो, F5 की लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ, उसकी क्रिया रेखा देखो अपने पास क्या होगी, इस पॉइंट से निकलेगी। अगर अपन इसको आगे बढ़ाएं तो अपने पास जो रोटेशन एक्सिस है उससे पास आउट होगी। तो इसका मतलब ये F5 जो है, ये F5 अपने पास टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात। यानी अपन ने कह दिया, दो बातें अपन ने बोली कि अगर फोर्स अपने पास रोटेशन एक्सिस के पैरेलल है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, अगर पैरेलल है, उस कंडीशन के अंदर टॉर्क इस फोर्स का इस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग टॉर्क कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो फोर्स लग रहा है, अगर उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अगर इस रोटेशन एक्सिस से निकल रही है, जैसे जैसे अपन ने डायग्राम बनाया था, देखो डायग्राम अपन ने क्या बनाया था, अपन ने ऐसा डायग्राम बनाया था, है ना। डायग्राम अपन ने जो बनाया था, अपन ने कहा था ऐसा डायग्राम बनाया था, ये पॉइंट अपने पास O बना था, और ये अपन ने कहा था क्या, इसको रिप्रेजेंट किया था अपन ने R से, ये डायरेक्शन बनाई थी अपन ने किसकी, F की, और F की ये अपने पास लाइन ऑफ एक्शन थी, F के लिए ये लाइन ऑफ एक्शन थी। तो अगर अपने पास किसके कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहे थे, अगर अपन कहते इस O पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको निकालना होता, तो ये लाइन ऑफ एक्शन कभी भी O से नहीं गुजर रही, लाइन ऑफ एक्शन है कभी भी O से पास नहीं होगी। इसलिए अपन ने फॉर्मूला क्या लिख दिया, इसलिए अपन ने फॉर्मूला लिख दिया टो इक्वल टू कह दिया R क्रॉस F कह दिया। या जैसे सेम यही लाइन, जैसे मैंने फोर्स के लिए बोला, टॉर्क के लिए बोला ना, जैसे आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हो, एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला अपन ने क्या कहा, L बराबर आपने कहा R क्रॉस P, ठीक है। यही सेम लाइन अपन किसके लिए कह सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम के लिए कह सकते हैं, कि अगर डायरेक्शन ऑफ मूविंग जो है, यानी लाइन ऑफ मूविंग जो है, यानी गति करने की जो दिशा है, वो अगर अपने पास घूर्णन अक्ष से गुजरती है, तो उस कंडीशन में घूर्णन अक्ष के सापेक्ष अपने पास कोणीय संवेग भी कितना होगा, 0 होगा। मतलब जैसे एक सवाल किया था अपन ने, y इक्वल्स टू, अपने सवाल लिया था x+5 किया था, है ना। y इक्वल्स टू x+5 अपन ने कहा कि भाई इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ अपने पास ऐसा बन गया, x इक्वल्स टू 0 है तो ये अपने पास 5 बन गया, ये अपने पास डायरेक्शन थी, ये बन गया p,
अपन ने कह दिया इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया, अपने पास कितना बन गया, p cos 45 बन गया, और अपन ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया था अपन ने, कितना, ये डिस्टेंस 5 आ गई, और जो भी वैल्यू दे रखी थी 5 इंटू में कितना बन गया, p cos 45 बन गया। अपने पास एंगुलर मोमेंटम आ गया किसके कोरस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, ये निकाला। अगर सपोज दैट में सवाल में y इक्वल टू x की जगह में इक्वेशन कह देता y इक्वल टू 3x है ना, ये जो सवाल अपने पास y इक्वल टू x प्लस 5 था ना, वैसे में सवाल कह दिया कि सपोज दैट y इक्वल टू 3x है, तो इसका इस, और कोई पार्टिकल है सपोज दैट उसकी वेलोसिटी है, जो भी अपन कहते हैं कि भाई 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, कोई पार्टिकल है इस पाथ के ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ओरिजिन के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग कितना होगा, है ना, ओरिजिन के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग कितना होगा। तो y बराबर 3x का मतलब क्या हुआ, y बराबर 3x का मतलब x बराबर 0, y बराबर भी क्या हुआ, 0 हुआ, x बराबर 0, y बराबर x बराबर 0, y बराबर 0 हुआ, यानी लाइन अपने पास कैसी बनी, स्ट्रेट लाइन बनी, यानी पार्टिकल इस पाथ के कोरस्पॉन्डिंग ट्रेवल कर रहा है, p बराबर mv, और अपन क्या करें, इस पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, और मैं कह दूं इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इसका मतलब इसके गति करने की दिशा, या मैं कह दूं लाइन ऑफ मूविंग जो है वो अपने पास कहां से गुजर रही है, इस O से गुजर रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा 0 होगा। सीधी सी बात है, यानी लाइन ऑफ मूविंग या लाइन ऑफ एक्शन, बल है तो अपन कहते हैं उसकी क्रिया रेखा, ठीक है, संवेग है तो अपन कहते हैं उसके संवेग की दिशा मान लो आप, है ना, लाइन ऑफ मूविंग जिस रेखा के अनुदिश वो गति कर रहा है, वो यदि रोटेशन एक्सिस से पास हो रही है, जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको निकालना है, अगर उस पॉइंट से अगर वो निकल रही है, तो उस कंडीशन में उसका टॉर्क भी हमेशा 0 होगा, उस कंडीशन में उसका एंगुलर मोमेंटम भी हमेशा 0 होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल और बताऊं मैं आपको, है ना, जैसे आपने कह दिया जैसे अपन ये एग्जांपल करते हैं, जैसे एक एग्जांपल और ले लें अपन, जैसे आपने कह दिया कि एक सीडी है ना, ये अच्छा एग्जांपल है, एक सीडी है, और सीडी सपोज दैट आपने यूं लगा रखी है, जैसे आपने कह दिया कि भाई ये अपने पास 2 दीवार हैं, है ना, 2 दीवार हैं, ये अपने दीवार अपने ये जो सरफेस है, ये सरफेस अपन ने कैसा कह दिया, रफ सरफेस है, ये सरफेस अपन ने कह दिया रफ सरफेस है, और ये अपन ने कह दिया कि भाई नॉर्मल अपने पास कैसा भी सरफेस आप कह दो। अब एक रॉड है, उसको आपने दीवार के सारे ऐसे लगा रखा है ना, यानी ये कॉर्नर मान लो, आपने क्या कह दिया, अपन ने इस तरीके से किसी रोड को लगा रखा है, ठीक है। अब इस कंडीशन में इस रॉड पर कौन कौन से बल काम करेंगे, है ना, कौन कौन से बल काम करेंगे, और कौन कौन से बलों का आघूर्ण आएगा, है ना। जैसे अपन कह दें कि अगर रोड को मैंने ये रख रखा है, अगर एक बात तो, अगर ये सरफेस अगर चिकना होता तो क्या रोड ऐसे रख सकते थे, नहीं रख सकते, है ना। इसका मतलब रफ सरफेस अपन ने बोला, इसका मतलब क्या है, सरफेस पे फ्रिक्शन अवेलेबल है, घर्षण अवेलेबल है ना। फ्रिक्शन अपने पास क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फिसलेगा, इसको फिसलने से रोक रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सपोज मैंने कह दिया F कह दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपने कहा कि आपने बुक ले रखी है, बुक आपने टेबल के ऊपर रखी, है ना, तो अपन क्या पढ़ते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ते हैं, यानी जो किताब है, किताब का भार, उसका वेट किधर काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा, और टेबल जो इस किताब के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी, किधर लगाएगी, ऊपर की ओर लगाएगी। इसका मतलब इस कंडीशन में यहां टेबल रखी हो तो इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स आपने कह दिया N, ठीक है, ऊपर की ओर। अब मैं कह दूं रॉड है, रॉड का वेट कहां होगा, सेंटर ऑफ मास कहां, उसके सेंटर पर होगा, तो इसका मतलब इसका भार किधर काम करेगा, इसका भार काम करेगा नीचे की ओर, इसका वेट काम करेगा नीचे की ओर। इसी तरीके से ये इस दीवार पर भी टिकी हुई है, तो इस दीवार भी क्या करेगी, इसके ऊपर कोई ना कोई बल लगाएगी, ये इस पे देखो फोर्स लगा रही है, तो इसका मतलब ये भी इसके ऊपर कोई बल लगाएगी, प्रतिक्रिया बल, जैसे ये N है तो उसको मैंने कह दिया सपोज दैट N डैश कह दिया। और अब मैं कह दूं कि ये आपका पॉइंट है, पॉइंट आपने कह दिया O, है ना। अब मैं कह दूं कि अगर ये रोड अगर अपने पास कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था में, ये रोड जो है ये मैं कह दूं स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, रॉड अगर स्थिर अवस्था में है, तो उस कंडीशन में देखो क्या, स्थिर अवस्था का मतलब गति नहीं कर रही, इसका मतलब F नेट का मान कितना होगा, परिणामी बल 0, भाई परिणामी बल 0 होगा तभी ये मूविंग कंडीशन में नहीं आएगी। अब देखो परिणामी बल 0, इसका मतलब N तो किसको बैलेंस कर रहा है,
एन तो ये ऊपर की ओर है, एम जी किधर है, नीचे की ओर है, तो एन ने तो बैलेंस कर दिया किसको, एम जी को बैलेंस कर दिया। एफ इस डायरेक्शन में, एन डैश इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये बैलेंस कर दिया, एफ ने बैलेंस कर दिया किसको, एन डैश को बैलेंस कर दिया। अब मैं कह दूं इस पॉइंट ओ के कोरस्पॉन्डिंग आपको टॉर्क निकालना है, तो देखो ये अगर एफ है, एफ की क्रिया रेखा हमेशा ओ से गुजर रही है, एफ की क्रिया रेखा ओ से गुजर रही है ना, एफ इस डायरेक्शन में, ये हमेशा ओ से पास हो रही है, लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास हो रही है, तो इस एफ का इस ओ के कोरस्पॉन्डिंग टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। इस एन का, ये भी तो इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका भी अपने पास कितना होगा, 0 होगा, है ना, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इस पॉइंट से पास है, तो इसका भी टॉर्क 0 होगा, इसका भी टॉर्क 0 होगा। फिर अपने को टॉर्क निकालना है इस फोर्स का और टॉर्क निकालना है इस फोर्स का। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला था अपन ने कहा आर एफ साइन थीटा, या अपन ने कंडीशन बोली, अपन ने बोला आर परपेंडिकुलर एफ निकालो, या फिर अपन ने क्या कहा, या फिर आप क्या निकालो, आर एफ परपेंडिकुलर निकालो, यही मतलब हुआ। अब देखो अपने पास इस पॉइंट ओ के कोरस्पॉन्डिंग निकालना है, तो ये एम जी कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, लाइन ऑफ एक्शन कौन से डायरेक्शन में हो इसकी, इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स से क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ये तो करना है, क्या करना है, आर परपेंडिकुलर एफ, तो इसका मतलब जो फोर्स था इस ओ के कोरस्पॉन्डिंग निकालनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। मैं कह दूं सपोज दैट ये एंगल थीटा है, इस रॉड की पूरे की जो लेंथ है वो लेंथ अपन ने कह दी सपोज दैट कितनी है, एल है, तो ये इतनी लेंथ कितनी बन जाएगी, L/2, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बना तो ये डिस्टेंस ये L/2 है, तो कंपोनेंट निकाल लो कितना बना, L/2 कोस थीटा, यानी इसके mg का टॉर्क इस O के कोरस्पॉन्डिंग जो होगा वो अपने पास कितना होगा, mg होगा, और इनटू में कितना बनेगा, mg, और इनटू में बन गया L/2 कोस थीटा, मतलब mg का टॉर्क O के सापेक्ष, mg का टॉर्क O के सापेक्ष, यानी टॉर्क मैंने कह दिया, पहले मैं कह दूं किसके लिए, एफ के कोरस्पॉन्डिंग कितना बना, 0 बना, टॉर्क निकालूं एन के कोरस्पॉन्डिंग कितना बना, 0 बना, टॉर्क निकालूं मैं एमजी के कोरस्पॉन्डिंग, टॉर्क निकालूं एमजी के कोरस्पॉन्डिंग, तो कितना बना, mg, और इनटू में आ गया L/2, और इनटू में कितना बन गया, कोस थीटा, ठीक है। और अगर मेरे को टॉर्क निकालना है, एक और बच गया, टॉर्क निकालना है एन डैश का, टॉर्क निकालना है एन डैश, यानी अपने पास क्या है, यानी कंडीशन है आर परपेंडिकुलर टू एफ, एन डैश की डायरेक्शन कौन सी हुई, ये डायरेक्शन हुई। अपने को क्या करना है, पॉइंट ओ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका मतलब इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये लाइन ऑफ एक्शन होगी, तो अपने को क्या करना है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, यहां से लेके यहां तक वाली, भाई ये फोर्स हुआ परपेंडिकुलर, लंबवत दूरी यही तो हुई ना, यानी हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी वाली डिस्टेंस निकालनी है, हमें ये वाले डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकाल लें, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये एंगल थीटा है, तो ये अपने पास ये बन गया और ये बन गया, साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा हो गया अपने पास कितना, लंब बटे कर्ण, यानी एल इक्वल टू कितना बना, के साइन थीटा, है ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख लो, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख लो, है ना, के से तो एल तो अपन ने ऑलरेडी ले लिया ना काम में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख लो, यानी परपेंडिकुलर का जो मान है वो कितना बना, h इंटू साइन थीटा, यानी p, h कितना हुआ, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बन गया, l साइन थीटा, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी बनी, ये डिस्टेंस बन गई l साइन थीटा बन गई। तो एन डैश का अगर मैं टॉर्क लिखना चाहूं, तो ये टॉर्क अपन मैं क्या लिखूं, एन डैश बन गया, और इनटू में कितना बन गया, l और साइन थीटा बन गया, ये मतलब हुआ, है ना। अपन ने क्या किया, फोर्स जो था, फोर्स की जो जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अपने पास निकालना था, उस फोर्स से अपन ने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली। mg अगर इस डायरेक्शन में था तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, अगर अपने पास एन डैश इस डायरेक्शन में था तो ये वाली जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। एफ जो था, एफ आपने कहा किससे निकल रहा है, इस पॉइंट ओ से पास आउट हो रहा है, तो इसका टॉर्क कितना हुआ, 0 हुआ, जो अपने लाइन लिखी है ना। एन जो है वो भी इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, तो उसका टॉर्क है वो भी अपने पास कितना हो गया, 0 हो गया। तो टोटल टॉर्क यदि अपन निकालें तो किसके कारण आएगा, mg के कारण आएगा, और दूसरा किसके कारण आएगा, एन डैश के कारण आएगा, ये मतलब हुआ। अब इस कंडीशन में एक चीज और आती है, जब भी टोटल
टो नेट निकालते हैं ना, अपन टो नेट निकालते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि भाई टो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपने पास कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आप कहते हो टो इक्वल टू, आपने कहा आर क्रॉस एफ, है ना। आर क्रॉस एफ मतलब अगर ये आर है ये एफ है, आर क्रॉस एफ यूं गए तो ये डायरेक्शन क्या हुई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन टो की हुई। ये आर है ये एफ है, तो ये डायरेक्शन आर क्रॉस एफ, ये वाली डायरेक्शन किसकी आएगी, टो की डायरेक्शन आएगी। अगर ये आर है ये एफ है तो आर क्रॉस एफ ये वाली डायरेक्शन अपने पास किसकी आएगी, टॉर्क की आएगी, सीधी सी बात है। तो इक्विलिब्रियम केस में कहीं भी अपने को टॉर्क की डायरेक्शन लिखनी हो, है ना, कहीं भी टॉर्क की डायरेक्शन लिखनी हो तो बार बार अगर अपन आर क्रॉस एफ लगाएंगे ना तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, है ना। सीधा सा एक रूल अपने को ध्यान रख लेना कि जो फोर्स बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जो फोर्स बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, क्यों ले लो अपन अभी बात करेंगे, है ना। और जो फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसको नेगेटिव ले लो। जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसको पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसको नेगेटिव। तो देखो इस कंडीशन में इस पॉइंट की अगर अपन बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो mg, देखो mg यूं चल रहा है इस पॉइंट के, यानी इस पॉइंट के, यानी जो बिंदु उसके चारों ओर घुमाना है ना। तो यानी mg किधर घुमाएगा, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग घुमाना है। mg कैसे घुमाएगा, यूं घुमाएगा, mg यूं घुमाएगा। और ये इस डायरेक्शन में है, इसके पॉइंट को घुमाना ये डायरेक्शन है, तो ये कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। यानी mg तो घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज और n डैश घुमाएगा कैसा, क्लॉकवाइज। तो mg वाला कंपोनेंट है वो तो कैसा बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव, ठीक है। और ये इस वाली कंडीशन में ये अपने पास कैसा बन जाएगा, क्लॉकवाइज यानी कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं ना टो नेट इक्वल टू 0 वाला, तो कंडीशन क्या बनेगी, तो कंडीशन ऐसी बन जाएगी। अगर मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम मैंने शब्द जो कहा टो नेट बराबर 0, इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब ये बना कि यानी अपने पास कंडीशन कैसी बनी कि भाई mg के कारण जो फोर्स होगा वो टॉर्क होगा वो तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो mg बना, उसके कारण जो टॉर्क आएगा वो तो बना पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी अपने पास कितना बन गया, पॉजिटिव बन गया अपने पास mg, और इनटू में आ गया L/2, और इनटू में आ गया कोस थीटा, माइनस दूसरा जो टॉर्क है जो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था वो पॉजिटिव हो गया, सॉरी क्लॉकवाइज घुमा रहा था वो नेगेटिव हो गया। तो एन डैश बना, और एन डैश इंटू में कितना बना, एल साइन थीटा इक्वल्स टू कितना बन गया, 0 बन गया। यानी आप क्या लिख सकते हो, mg L/2 कोस थीटा बराबर में कितना बन गया, एन डैश एल, और कितना बन गया, साइन थीटा। मैं कह दूं आपको सवाल में सपोज एन डैश निकालना है तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, है ना। कोई वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो अपन ने क्या कह दिया, इस कंडीशन में एन डैश का मान अगर आपको निकालना है तो कितना बना एल से एल कैंसिल हो गया तो एम जी कोट थीटा/2 बन गया, ये बन गया एम जी आ गया, कोट आ गया, थीटा/2 आ गया। ये अपने पास रिएक्शन फोर्स आ गया किसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर रिएक्शन फोर्स आ गया अपने पास इस पॉइंट के ऊपर। तो अपन इस तरीके से अपन एन डैश निकाल सकते हैं। तो अपना ये पर्पज नहीं है निकालना, अपना पर्पज सिर्फ ये समझना है कि भाई जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस का टॉर्क किसका 0 है और किसका नॉन जीरो है। जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर रहे हो, अगर फोर्स उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है, क्रिया रेखा अगर उस बिंदु से गुजरती है उसका टॉर्क हमेशा 0 होगा। और नहीं गुजरती उसके लिए क्या करना है, बल ले लिया और उस बिंदु के सापेक्ष क्या करना है, अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, लंबवत दूरी लेनी है। ये एम जी इस दिशा में था तो ये लंबवत दूरी ले ली, एन डैश इस दिशा में था तो ये वाली लंबवत दूरी ले लिया ना। तो दोनों कंडीशन में अपन ने क्या कर दिया, इसका टॉर्क कैलकुलेट किया, है ना। तो कहने का मतलब सीधा सा यही है कि अगर अपने पास फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको कैलकुलेट करना है टॉर्क, या जो आपकी रोटेशन एक्सिस है, अगर मैं कह दूं कि लाइन ऑफ एक्सिस अगर उस पॉइंट से गुजर रही है तो उस कंडीशन में टॉर्क उसका 0 होगा। और जब टॉर्क 0 होगा तभी आप क्या कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप लगा सकते हो। यही था ना, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या था कि भाई टो नेट इक्वल टू 0, तो dj/dt बराबर 0, तो j का मान क्या था, कांस्टेंट था। तो टो नेट 0 कब होगा, इस कंडीशन में 0 होगा। और ये कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो आप कोणीय संवेग संरक्षण का नियम आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो आप ये लिख लो एक बार, फिर अपन आगे बात करते हैं, है ना। है ना, मैं लिखवा देता हूं, छोटे छोटे पॉइंट हैं।
है ना। यदि परिणामी बल शून्य है तो परिणामी बल आघूर्ण शून्य हो भी सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता, है ना। इसी तरीके से यदि परिणामी बल आघूर्ण शून्य है ना, यदि परिणामी बल आघूर्ण शून्य है तो अपने पास परिणामी बल शून्य हो भी सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता। है ना, जैसे मे बी जीरो, मैं कह दूं एफ और एफ है ना, एफ और एफ है, तो देखो अपने पास क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में टॉर्क कितना हुआ, जीरो हुआ। घूमेगी थोड़ी ये रोड, तो ये रोड है, आपने इधर से फोर्स लगाया इधर से फोर्स लगाया, ये रोड नहीं घूमेगी। अब मैं कह दूं, यानी इस कंडीशन में एफ नेट जीरो है, टो नेट जीरो है, और मैं कह दूं इसको 2F कर दिया, तो क्या आप घूमेगी? भाई सीधी सी बात है, एक रोड है, इस रोड को आपने हाथ में यूं लिया और आपने कह दिया एक तरफ एफ लगा दिया एक तरफ 2F लगा दिया, यूं फोर्स लगा रहे हो, तो क्या रोटेट करेगी? रोटेट नहीं करेगी। यानी इस कंडीशन में एफ लगाया 2F लगाया तो अपने पास क्या हुआ, इस कंडीशन में देखो एफ नेट नॉन जीरो है, भाई ये 2F है, ये कितना है, एफ है, एफ नेट नॉन जीरो है लेकिन टॉर्क कितना है, जीरो है ना। दोनों कंडीशन में अपन इसको बता सकते हैं। लिख लो इसकी, यदि यदि बल की क्रिया रेखा, यदि बल की क्रिया रेखा, यदि बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष के अनुदिश है या घूर्णन अक्ष के समानांतर, ऐसे लिख लो, यदि बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष के समानांतर या घूर्णन अक्ष से गुजरती या घूर्णन अक्ष से गुजरती है ना, घूर्णन अक्ष से गुजरेगी तो इसका मतलब एफ और जो ओ के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। यदि बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष के समांतर या या घूर्णन अक्ष से गुजरती है, घूर्णन अक्ष से गुजरती है, तो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष बल का आघूर्ण शून्य होगा। तो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष बल का आघूर्ण या बल आघूर्ण, बल का आघूर्ण या बल आघूर्ण शून्य होगा, शून्य होगा, है ना। इस कंडीशन में टो 1 है, जीरो बनेगा, टो 2 है, डज नॉट इक्वल टू जीरो बनेगा, टो 3 है, डज नॉट इक्वल टू जीरो बनेगा, टो 4 है, ये भी डज नॉट इक्वल टू जीरो बनेगा, है ना। लेकिन टो 5 है, ये अपने पास कितना बनेगा, जीरो बनेगा। है ना, प्लस माइनस को देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अपन कहते हैं ना टो बराबर आर क्रॉस एफ, है ना। जैसे मैंने कहा इस वाले फोर्स के लिए निकाला अपन ने, है ना, इस वाले फोर्स के लिए मैं टॉर्क निकाल रहा हूं, तो एफ की डायरेक्शन कौन सी हुई, नीचे की ओर। अब अपने को क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से निकालनी है,
इस ओ से निकालनी है। ओ से तो कर रहे हैं कैलकुलेट, ओ से कर रहे हैं, तो आर की डायरेक्शन कौन सी हुई, आर की डायरेक्शन ये वाली हुई, ये हुई। तो इसका मतलब ये आर हो गया, एफ नीचे की ओर हो गया, तो आर क्रॉस एफ करोगे, आर क्रॉस एफ करोगे तो अंगूठा किधर आया, बोर्ड से बाहर की ओर आया। ये हुआ ना, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, ओ से अपन डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो ये डायरेक्शन हुई है ना, ये ओ की डायरेक्शन हुई, एफ की डायरेक्शन होगी, राइट हैंड रूल लगाना है, आर क्रॉस एफ, अंगूठा किधर आया, बाहर की ओर, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में होगा। अब इस केस के लिए देखो, इस केस के लिए क्या है, फोर्स कौन से डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। अब आप डिस्टेंस निकालनी है किससे, ओ से निकालनी है। आर कौन से डायरेक्शन में निकालोगे, इस डायरेक्शन में, ये हुआ ना, ओ से दूरी निकालनी है अपने को, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, आर इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ये आर हुआ, ये एफ हुआ, आर क्रॉस एफ, अंगूठा किधर गया, अंदर की ओर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्लॉकवाइज घुमा रहा था, जो क्लॉकवाइज घुमा रहा था वो तो इस डायरेक्शन में आया, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था वो अपने कौन से डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में आया। दोनों की डायरेक्शन क्या बनी, अपोजिट बनी, इसलिए अपने सिंबल किसका लगाया, नेगेटिव का सिंबल लगाया। है ना, अपन नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेते हैं बात छोटी सी। रॉड ऑफ लेंथ एल, है ना, कोई दीवार है, फर्श हो गया, दीवार हो गया, उसके सहारे यूं रखी हुई है, तो उस कंडीशन में अगर अपने को उसका टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क अपने पास ये दो फोर्सेज होंगे, है ना, दो फोर्सेज हैं, तो ये जो कंडीशन है एफ नेट इक्वल टू जीरो, ये तो कंडीशन हो गई किसकी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, है ना, स्थानांतरीय साम्यावस्था की। और टो नेट इक्वल टू जीरो है, ये कंडीशन बन गई अपने पास किसकी, ये बन गई अपने पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, यानी ये ना तो इसकी स्थिति परिवर्तित होगी और ना ही ये घूर्णन कर रही है, क्योंकि परिणामी बल आघूर्ण अपने पास कितना है, जीरो है ना, टो नेट इक्वल टू जीरो। एफ जो है, एफ जो है, इसको अपन ने क्या बोला, एफ जो है, यानी ये तो अपने पास पहला केस क्या बना, ये बना टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, सॉरी, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन रोकेगा उसको फिसलने से। ये क्या बना, टॉर्क, है ना, घर्षण के कारण, घर्षण के कारण बल आघूर्ण, है ना, ये क्या बना, प्रतिक्रिया बल, कौन से बिंदु पर, ओ बिंदु पर, है ना, ये इसको आप ओ डैश दे दो, प्रतिक्रिया बिंदु ओ के ऊपर, है ना, प्रतिक्रिया बिंदु का ओ के सापेक्ष आघूर्ण, टो एन कितना हुआ, जीरो हुआ, है ना, एम जी का ओ के सापेक्ष आघूर्ण कितना हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, एल बाई टू कोस थीटा, एम जी एल बाई टू कोस थीटा, और टो एन डैश इक्वल टू बन गया अपने पास एन डैश इंटू एल साइन थीटा। तो जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्योंकि बार बार अपन प्लस के कैप माइनस के कैप या प्लस जे कैप माइनस जे कैप निकालेंगे ना, तो बड़ा कंफ्यूजन जनरेट होगा। तो सीधी सी अपने को एक लाइन ध्यान रखना, आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो एंटी क्लॉकवाइज ले जाए वो पॉजिटिव है, जो क्लॉकवाइज ले जाए वो, जो क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ले जाए वो पॉजिटिव है, और जो क्लॉकवाइज ले जाए वो अपने पास क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। यानी दोनों टॉर्क को आपस में क्या करना है, बराबर करना है, बस सीधी सी बात ये है ना। ये राइट में गया तो अपने पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो सिंपल सी एक लाइन अपने यहां समझ में आती है कि भाई अपने पास लाइन ऑफ एक्शन अगर अपने पास उस पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरे या रोटेशन एक्सिस से गुजरे तो उसका टॉर्क हमेशा जीरो होगा। पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या कहा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो टॉर्क कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है ना, और क्लॉकवाइज में तो नेगेटिव लेना है ना। अपन क्या लिखे, अपने पास कंडीशन बन गई, इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन, यानी कौन सी दिशा बोलते हैं अपन, वामावर्त दिशा, है ना, वामावर्त दिशा में, है ना। टॉर्क टो अपने पास कैसा लेना है अपने को, ये लेना है अपने को पॉजिटिव, ठीक है। और अपन ने क्या दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उस कंडीशन में, यानी अपने पास कैसा हो, ये आपने कह दिया दक्षिणावर्त हो, दक्षिणावर्त दिशा है उस कंडीशन में टॉर्क जो है वो अपने को लेना है नेगेटिव। ठीक है, जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल क्या दूं, जैसे आपने क्या दिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये आपने क्या दिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक है। और इस ट्राइंगल के ऊपर अपने अपन ने कह दिया कि भाई अपने पास फोर्सेज हैं, है ना, अपने पास फोर्सेज हैं, जैसे आपको कह दिया, ये फोर्स दे दिया आपको F1, ठीक है, ये फोर्स दे दिया आपको F2, और इस डायरेक्शन फोर्स दे दिया आपको F3, ठीक है। और ये इसका सेंटर पॉइंट दे दिया आपको O, सेंटर पॉइंट दे दिया O, है ना। और आपको सवाल कह दे, क्वेश्चन कह दे कि भाई, आपको क्वेश्चन कह दिया कि फाइंड आउट द रिलेशन, है ना, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन F1, F2 एंड F3, द रिलेशन, यानी F1, F2, F3 के बीच में संबंध ज्ञात करो, रिलेशन बिटवीन F1, F2 एंड F3 फॉर द ट्राइंगल, है ना, सवाल लिख लो, F1, F2, F3 के मध्य संबंध ज्ञात करो फॉर द ट्राइंगल remains in rotational equilibrium with respect to its center, है ना, सेंटर दे दिया या O दे दिया, है ना। तो छोटा सवाल लिख लो, F1, F2, F3 के मध्य संबंध ज्ञात करो, F1, F2 तथा F3 के मध्य संबंध ज्ञात करो, संबंध ज्ञात करो, F1, F2, F3 के मध्य संबंध ज्ञात करो, यदि यदि त्रिभुज केंद्र O के सापेक्ष, यदि त्रिभुज केंद्र O के सापेक्ष, केंद्र O के सापेक्ष घूर्णन साम्यावस्था में हो, केंद्र O के सापेक्ष घूर्णन साम्यावस्था में हो, घूर्णन साम्यावस्था में हो, ठीक है। तो अपने पास घूर्णन साम्यावस्था का मतलब अपने को क्या करना है, देखो कंडीशन अपने पास क्या है, कंडीशन है अपने को यही तो करना है, घूर्णन साम्यावस्था यानी टो नेट का मान अपने पास कितना करना है, अपने को 0 करना है, ठीक है। तो अब देखो इस कंडीशन में अपने को इस O पॉइंट से निकालना है, तो यानी ये F1 है, यानी सबसे पहले इनका सबका टॉर्क निकालें, और टॉर्क निकाल के इस इक्वेशन में रख दें, ये तो मतलब हुआ टॉर्क निकालने का तरीका क्या था, टॉर्क निकालने का तरीका था अपने पास R परपेंडिकुलर और कितना बना, F बना, यानी O से इसकी लंब दूरी निकालनी है तीनों बलों की, ये मतलब हुआ। तो अपन क्या करें, O से अपन ने क्या कर दिया, देखो तीनों के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, O से तीनों के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चाहिए अपने को, इससे भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, और इससे भी अपन ने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अगर O इसका सेंटर है, अगर O इसका सेंटर है, तीनों डिस्टेंस सेम होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, है ना, कितनी होती है, A/√3, है ना, ऐसा ही था ना कुछ, है ना, यानी तीनों के लिए डिस्टेंस सेम होगी। तो मैं कह दूं, सपोज दैट मैंने कह दिया कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी अपने पास कितनी है, D मान लो, ये भी D होगी, और ये भी अपने पास क्या होगी, D होगी। अब टॉर्क लिखो, पहले के लिए टॉर्क लिखोगे तो पहला टॉर्क है इस डायरेक्शन में, इस सेंटर O के कॉरेस्पॉन्डिंग इस डायरेक्शन, मतलब कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा,
एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, F1 बना और इनटू में कितना बना, D बना, और कैसा बना, एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव, ये हुआ। दूसरा फोर्स F2 इस डायरेक्शन में, इस O के कोरस्पॉन्डिंग इस डायरेक्शन में, मतलब कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये भी पॉजिटिव बना, प्लस में कितना बन गया, प्लस में बन गया, F2 आ गया और D। तीसरा टॉर्क F3 इस डायरेक्शन में, इस दिशा में है, इस सेंटर पॉइंट O के कोरस्पॉन्डिंग इस डायरेक्शन, मतलब कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसका मतलब कितना बना, माइनस में बन गया, F3 इंटू डी कुछ अपने पास कितना बना, 0 बना। तो रिलेशन बन गया अपने पास सीधा सा, F1 प्लस में आ गया F2 बराबर में कितना बना, F3। तो सीधा सा क्वेश्चन कैसे देते हैं, सवाल नीट में आया हुआ सवाल है। सवाल ये हो गया कि F1 2 न्यूटन है, F3 3 न्यूटन है, तो F3 का वो मान ज्ञात करो जिससे त्रिभुज क्या हो, घूर्णन साम्य अवस्था में रहे, है ना। यानी आपको F1 का मान दे दिया, F2 का मान दे दिया, और आपको कह दे कि भाई F3 का मान कैलकुलेट करो कि ये ट्राइंगल जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे। तो सीधी सी बात है, अपने पास रिलेशन क्या है, F1 प्लस F2 प्लस सॉरी इक्वल टू अपने पास कितना बना, F3 इक्वल टू, है ना, F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना बना, F3। अब डायरेक्शन आपको कैसे भी दे दें, चाहे अगर F2 अगर इस डायरेक्शन में दिया होता, अगर देखो इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, जैसे ये F1 है, ये F2 और ये F3 है, अगर F2 इस डायरेक्शन में होता, अगर F2 सपोज दैट इस डायरेक्शन में होता, इधर होता, तो क्या होता रिजल्ट, अब ये क्लॉकवाइज घुमाता, ये क्लॉकवाइज घुमाता, तो यहां सिंबल किसका बनता, माइनस का बनता, तो रिलेशन क्या बनता, F1 बराबर F2 प्लस F3 निकाल सकते हैं अपन रिलेशन ऐसे। तो अगर अपने को रोटेशनल इक्विलिब्रियम निकालना है तो अपन सिंपल से इस तरीके की कंडीशन अपन लगा सकते हैं। या अगर मैं कह दूं कि सपोज दैट आपके पास ऐसा केस है, ऐसा केस है, आपने कह दिया, जैसे एग्जांपल लें अपन बीम बैलेंस का, है ना, ये भी अच्छा टॉपिक है, बीम बैलेंस का मतलब जैसे अपन कहते हैं ना कि झूले का जो एग्जांपल लेते हैं, सीसॉ झूला अपन देखते हैं ना गार्डन में, अपन कहते हैं कि भाई एक बच्चा इधर बैठ गया, दूसरा बच्चा उस डायरेक्शन बैठ गया और दोनों झूलते हैं, वो कंडीशन मान लो। जैसे अपन ने कह दिया कि भाई सपोज दैट ये अपने पास एक रॉड मान लें, है ना, ये अपन ने कह दिया कि एक रॉड है ना, ये सीसॉ झूले वाला ये अपन एग्जांपल ले लें कि भाई ये अपने पास झूले की रॉड है, और इस रॉड को आपने क्या कर रखा है, एक हिंज के ऊपर, है ना, यानी एक जो भी अपने पास सपोर्ट लगा रखा है आपने, एक हिंज के ऊपर आपने क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है ना, उसके ऊपर आपने बैलेंस कर रखा है। अब इस कंडीशन में देखो, एक बच्चा इधर बैठा है, एक बच्चा इधर बैठा है ना, तो इधर जो बच्चा बैठेगा उसका उसका वेट किधर काम करेगा, नीचे की ओर, यानी इधर फोर्स क्या लगा, F1, ठीक है। दूसरा बच्चा इधर बैठा है और उसका फोर्स अपने पास कितना बना, F2, ठीक है। अब इस कंडीशन में अपन कहें कि भाई जैसे मैंने कहा, एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोला और एक मैंने रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोला। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, F नेट बराबर 0। इस कंडीशन में मैं कह दूं अगर ये रोड बैलेंस है, रोड बैलेंस है तो क्या, अब इस कंडीशन में F नेट 0 कब होगा, जितना बल नीचे की ओर लग रहा है उतना ही बल ऊपर की ओर लगे। इसका मतलब ये जो हिंज है ये अपने पास इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगी वो अपने पास कौन सा फोर्स हुआ, रिएक्शन फोर्स हुआ, ये तो मतलब हुआ। इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रही है, स्टेशनरी कंडीशन है। इसका मतलब नीचे की ओर जितना बल लग रहा है और ऊपर की ओर जितना बल लग रहा है, दोनों बल क्या हो गए, बराबर हो गए, यही तो मतलब हुआ। तो इसका मतलब मैं कंडीशन कह दूं, कंडीशन क्या बनी, अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो आपने कह दिया F नेट इक्वल टू, आपने कितना कह दिया, 0 है। F नेट इक्वल टू 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब R बराबर अपने पास कितना हो, R बराबर हो F1 प्लस F2, यही हुआ। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो R बराबर बन गया F1 प्लस में आ गया F2। अब दूसरी कंडीशन में कह दूं रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मैंने कह दिया टो नेट बराबर कितना कह दिया, 0 कह दिया, है ना, टो नेट 0। अब जैसे मैंने कंडीशन कह दी कि सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने कह दी सपोज दैट कितनी है, L1, है ना, इसी कोरस्पॉन्डिंग होगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने कह दी सपोज दैट कितनी कह दी, L2, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में यानी बैलेंस कंडीशन में, अभी रोटेशन नहीं कर रही, यानी टॉर्क अपने पास कितना हुआ, 0 हुआ। तो इसका मतलब अब देखो ये फोर्स F1 है, इसका टॉर्क निकालो, कितना लिखूं भाई, क्या है, F इंटू आर परपेंडिकुलर ही तो है, यही तो है अपने पास रोटेशन वाला पॉइंट, इसी को कोरस्पॉन्डिंग तो निकालना है अपने को, रोटेशन एक्सिस यही तो है भाई। अगर ये यूं झूला कर रहा है, अगर सपोज ये यूं झूलता, ये झूलता, तो इसका रोटेशन एक्सिस कौन सी हुई, यही तो हुई, इसकी रोटेशन एक्सिस हुई। तो इस कंडीशन में पहले का टॉर्क कितना बना, F1 इंटू L1, दूसरे का टॉर्क कितना बना, F2 इंटू L2,
है ना, F2 इंटू में बना L2। F1 किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इधर घुमाएगा ना, इस पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग नीचे की ओर है, तो ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये किधर घुमाएगा, ये घुमाएगा क्लॉकवाइज। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसको तो लिख दिया मैंने F1 L1, माइनस में लिख दिया F2 L2, इक्वल टू अपने पास कितना बना, 0 बना। यानी कंडीशन बन गई F1 L1 बराबर में आ गया F2 L2। तो ये अपने पास कंडीशन बन गई किसके लिए, ये कंडीशन बन गई कि अगर ये रॉड अपने पास बैलेंस कंडीशन में तब रहेगी, या मैं कह दूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, या मैं कह दूं स्थानांतरीय साम्यावस्था या घूर्णन साम्यावस्था में तब रहेगी जब R बराबर F1 प्लस F2 हो, और दूसरी कंडीशन है F1 L1 बराबर F2 L2 हो। ठीक है, एक बार नोट करो, फिर अपन इसका एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो, जैसे मैंने ये वाला रूल बताया था ना, ये वाला रूल, है ना, वैसे ही अपने पास एक छोटा सा रूल हो रहा है। रूल क्या, कि अगर एफ नेट इक्वल टू 0 है ना, तो मैंने रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मैंने लगाया टो नेट इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी सवाल हो जिसमें एफ नेट इक्वल टू 0 है, तो टो नेट इक्वल टू 0 लगाने के लिए, जैसे मैंने ये टो नेट इक्वल टू 0 कौन से पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग लगाया, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग लगाया, यही मैंने कहा ना। अगर एफ नेट इक्वल टू 0 है तो टो नेट इक्वल टू 0 आप किसी भी पॉइंट के लिए लगा दो, किसी भी पॉइंट, मतलब चाहे मैं कह दूं इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग लगाऊं, चाहे मैं इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग लगाऊं, किसी भी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग लगा दो, रिजल्ट आपका कभी भी वेरी नहीं करेगा, है ना। अगर अपने पास कोई सिस्टम जो है वो स्थानांतरीय साम्यावस्था में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, यानी एफ नेट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम निकालना है, घूर्णन साम्यावस्था निकालनी है, तो घूर्णन साम्यावस्था में किसी भी बिंदु के सापेक्ष आप बल आघूर्ण निकाल दो, आपका रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, है ना, जैसे ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, ये अपने पास बेस हो गया इस टॉपिक का ना। इसी तरीके से मैं दूसरा केस कह दूं, दूसरा मैंने पॉइंट कह दिया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह दिया कि भाई अपने पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई इफ, मैंने कहा कि भाई एफ नेट फोर्स अगर अपने पास 0 है, तो उस कंडीशन में नेट टॉर्क, है ना, टॉर्क विल बी सेम, टॉर्क विल बी सेम, नेट टॉर्क विल बी सेम फॉर ऑल पॉइंट्स, है ना, ऐसे लिख दें अपन, नेट टॉर्क विल बी सेम फॉर, नेट टॉर्क विल बी सेम फॉर ऑल पॉइंट, है ना। एक छोटी सी लाइन लिख लो, यदि यदि परिणामी बल शून्य है, यदि परिणामी बल शून्य है, यदि परिणामी बल शून्य है, तो इस अवस्था में, इस अवस्था में
परिणामी बल आघूर्ण सभी बिंदुओं के लिए समान होगा। परिणामी बल आघूर्ण सभी बिंदुओं के लिए समान होगा मतलब क्या हुआ, अपने शुरू में एक पॉइंट लिखा था, अगर परिणामी बल 0 है तो अपने पास टो नेट का मान 0 भी हो सकता है, टो नेट का मान डज नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो मैंने लाइन कही ना, यदि परिणामी बल 0 है तो सभी बिंदुओं के लिए बल आघूर्ण का मान समान होगा। मतलब जैसे मैंने कह दिया जैसे अपन एग्जांपल ले लिया, जैसे सपोज दैट ये मैंने एग्जांपल अपन एक रोड का एग्जांपल ले रहे थे ना, ये अपन एक रोड का एग्जांपल लिया, ठीक है। अब मैं कह दूं कि सपोज दैट यहां एक पॉइंट दे रखा आपको, पॉइंट दे दिया ओ, ठीक है, और मैंने कह दिया इस पॉइंट के डिस्टेंस यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने कह दी सपोज दैट कितनी है एक्स, ठीक है। और इस रॉड की जो लेंथ है, लेंथ ले ली मैंने कितनी है, लेंथ मैंने कह दी सपोज दैट 2L ले लो, L ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, जैसे मैं कह दूं L ले लो चाहिए, है ना। इसकी रॉड की जो लेंथ है, रॉड की जो लेंथ है वो अपन L ले लो, है ना, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, जो भी होगा, है ना। अपन ने रॉड की लेंथ ले ली अपने पास कितनी है, L। अब जैसे मैंने कह दिया ये पॉइंट सपोज दैट A है, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने, नाम दे दिया सपोज दैट बी नाम दे दिया, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने, नाम दे दिया सी दे दिया, है ना। ये इसका सेंटर मान लें, कहीं भी ले सकते हो आप, कहीं भी कैलकुलेट करके देख लेना, है ना। अब इस कंडीशन में मैं कह दूं भाई ए के ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज दैट मैंने कह दिया 2F, कुछ भी ले लो, F 2F कुछ भी है ना। और सी के ऊपर फोर्स लग रहा है, सी के ऊपर फोर्स लग रहा है अपने पास कितना हुआ, 2F हुआ, ठीक है ना। जो मैं लाइन कह रहा हूं एफ नेट इक्वल टू 0, देन टॉर्क विल बी सेम फॉर ऑल पॉइंट, सभी बिंदुओं के लिए परिणामी बल आघूर्ण का मान समान होगा। ये परिणामी बल आघूर्ण 0 भी हो सकता है और परिणामी बल आघूर्ण 0 नहीं भी हो सकता। अपन ने पहला पॉइंट ये लिखा था ना, अपन ने ये तो लिखा था कि अगर एफ नेट इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में टो नेट का जो मान है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना। तो अब इस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में आप देखोगे तो इस कंडीशन में क्या, देखो इस कंडीशन में एफ नेट फोर्स कितना हुआ, 2F ऊपर है 2F नीचे है, नेट फोर्स कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। अब देखो मैं टॉर्क निकालूं, सपोज दैट मैंने कहा सभी बिंदुओं के लिए समान है, मैं कहूं कि सपोज दैट मेरे को टॉर्क निकालना है ओ बिंदु के सापेक्ष, है ना। मेरे को टॉर्क निकालना है कौन से बिंदु के सापेक्ष, ए बिंदु के सापेक्ष। मेरे को टॉर्क निकालना है सपोज दैट बी बिंदु के सापेक्ष, और टॉर्क निकालना है मेरे को सी बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। तो अगर ओ बिंदु के सापेक्ष निकालना है तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, इस कंडीशन में ओ बिंदु के सापेक्ष निकालना, इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालना है ना। तो पहला फोर्स कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज, है ना। दूसरा फोर्स कहां लग रहा है, यहां लग रहा है, वो कौन से डायरेक्शन, ऊपर की ओर है ना, यानी इस पॉइंट के रेफरेंस में ऊपर की ओर है, तो कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, सीधी सी बात है। अब देखो अगर मैं टो ओ निकालूं तो यानी पहला फोर्स कितना है, पहला फोर्स हो गया 2F विद माइनस सिंबल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है x, तो कितना बना -2F इंटू एक्स, ठीक है। दूसरा फोर्स घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सिंबल बन गया प्लस का, फोर्स कितना बन गया, फोर्स बन गया 2F, डिस्टेंस कितनी है x बना, और x प्लस में l बना, तो कंडीशन बन गई x आ गया और प्लस में कितना बन गया, l बन गया, तो कंडीशन कितनी बनी, 2Fx से 2Fx कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना बन गया, ये कंडीशन बन गई अपने पास 2F और l बन गई, सीधी सी बात है ना। अब आप निकालो ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, है ना। अब आपको निकालना है ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग निकालना है। अब ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप निकालोगे तो बताओ 2F के लिए टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। अपन यही तो कहा था थोड़ी देर पहले कि जिस पॉइंट के सापेक्ष निकालना है, अगर उसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर उस पॉइंट से निकल रही है तो उसका टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। तो टो ए के लिए पहली वैल्यू तो 0 बनी, और दूसरे के लिए बताओ, दूसरा ये हुआ 2F इस डायरेक्शन में, ए पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L है, तो इसका मतलब टॉर्क कितना हुआ, प्लस में बन गया 2F और इंटू में कितना बन गया, L बन गया। यानी रिजल्ट कितना बना, रिजल्ट अपने पास वही बना जिसको आपने कह दिया 2F L कह दिया। बी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग देखो, सेंटर है, तो यानी ये भी अपने पास कितना बना, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस भी कितनी है, L/2 है। ये घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग देखो, है ना, इस पॉइंट नीचे की ओर ना एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो कितना बना देखो, पहले का बन गया 2F, इंटू में आ गया L/2, प्लस में आ गया 2F और इंटू में कितना आ गया, L/2। रिजल्ट कितना बना, रिजल्ट बना आपका 2FL, ठीक है।
आप निकालो सी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करो, सी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करोगे तो ये सी पॉइंट हुआ, इस 2f के लिए कितना बना, 0, है ना, क्योंकि इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से पास आउट होगा। इसके लिए कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इससे डिस्टेंस कितनी है, एल, फोर्स कितना है, 2FL, रिजल्ट कितना बन गया, 2FL। तो किसी भी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आप टॉर्क निकालो, टॉर्क अपने पास क्या बना, सेम बना, है ना। आप इसको ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हो, जैसे मैंने कह दिया कि सपोज दैट ये आपकी रॉड अगर ऐसे है, ये आपकी रॉड सपोज दैट ऐसे है, और मैं कह दूं यही आप अप्लाई करके देखना, जैसे मैंने कह दिया यहां फोर्स आपको कह दिया, यहां फोर्स लगा दिया आपने F, और यहां फोर्स लगा दिया आपने F, तो इस कंडीशन में F नेट जो है वो अपने पास कितना बना, 0 बना, ठीक है। एक तो मैं कह दूं निकालो आप इसके सेंटर के कोरस्पॉन्डिंग, इसकी लेंथ ले लो, जैसे मैंने इसकी लेंथ कह दी सपोज दैट, इसकी लेंथ मैं कह दूं, लेंथ अपने पास कितनी है, लेंथ आपने कह दी 2L, 2L कुछ भी ले लो, है ना। एक तो मैंने कह दिया ये पॉइंट सपोज दैट A है, और एक पॉइंट यहां मैंने दे दिया, पॉइंट दे दिया सपोज दैट मैंने कह दिया B पॉइंट दे दिया, और जिसकी डिस्टेंस अपने पास कितनी है, जिसकी डिस्टेंस मैंने कह दी 3L/4 है, ठीक है। तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग आप टॉर्क निकाल के देखना, अगर बराबर आता है तो अपना स्टेटमेंट सही है ना, अगर बराबर नहीं आता तो अपना स्टेटमेंट गलत। ये तो हुआ भाई, एफ नेट 0 है ना, तो टॉर्क निकालो ए के कोरस्पॉन्डिंग, टॉर्क निकालो किसके कोरस्पॉन्डिंग, बी के कोरस्पॉन्डिंग, बी के कोरस्पॉन्डिंग निकालोगे तो ये वाला कितने डिस्टेंस पे होगा, ये वाला होगा 3L/4 पर, है ना, और ये वाला कितने डिस्टेंस पर होगा, ये वाला होगा L/4 डिस्टेंस पर। तो जो कहीं भी पॉइंट दिया हो, है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस कंडीशन में आपको टॉर्क निकालना है, तो आप कोई भी पॉइंट ले लो सिस्टम का, उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग टॉर्क आपका हमेशा सेम आएगा, है ना। कोई भी पॉइंट ले सकते हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग टॉर्क आपका हमेशा सेम आएगा, है ना। तो ये एग्जांपल लिख लो छोटा सा, इंपॉर्टेंट लगाना इस पॉइंट पे। यदि परिणामी बल शून्य है तो सभी बिंदुओं के सापेक्ष बल आघूर्ण का मान सदैव समान प्राप्त होता है। है ना, अगर ऐसे फोर्सेस लगा रहे हैं तो ये कैसे घुमाएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, और अगर ऐसे फोर्सेस लगते तो, जैसे आपने कह दिया यूं रोड है, मैं कह दूं कि भाई पहला फोर्स जो है वो इधर लगा, ये ऐसे, अगर ऐसे लगता तो वो घुमाता कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता, है ना। फोर्स की डायरेक्शन अगर ऐसे होती, है ना, दोनों कंडीशन मैंने बाहर की ओर बनाया, तो ये तो कैसे घुमाएगा, ये तो घुमाएगा क्लॉकवाइज, और ये कैसे घुमाएगा, ये इधर है और ये इधर है, तो ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा सिंबल होता तो रिजल्ट कितना बनता, +2FL बनता, और ऐसा सिंबल है तो रिजल्ट कितना बन रहा है, -2FL बन रहा है।
ठीक है। जैसे अब जैसे मैंने क्वेश्चन कह दिया, देखो छोटा सा, जैसे मैंने सवाल कह दिया, क्वेश्चन है कि जो सीसो वाला अपन एग्जांपल दिया, रॉड बैलेंस वाला जो अपन एग्जांपल दिया कि भाई ये अपनी रॉड है ना, और ये पॉइंट जो है जिसको क्या बोलते हो आप, कोई भी नाम जैसे मैंने कह दिया भाई, जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये बैलेंसिंग पॉइंट है, ठीक है। और इस रॉड के लिए मैंने कह दिया रॉड की लेंथ जो है, लेंथ सपोजेड मैंने कह दी कितनी है, 5 मीटर है। रॉड की लेंथ 5 मीटर है, और मैंने कह दिया कि भाई एक बच्चा है जो इधर बैठा है, एक बच्चा जो है वो इधर बैठा है ना इसके लास्ट में, ठीक है। और अब मैं कंडीशन कह दूं कि सपोज दैट ये डिस्टेंस मैं कह दूं, ये इसके सेंटर पर मान लें अपन, है ना, ये इसके सेंटर पर मान लें, ये जैसे मैंने कह दिया इसके सेंटर पे बना देता हूं, ये इसका सेंटर मान लें, ये इसका सेंटर है, और इसके सेंटर पे ही आपने ये हिंज लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। अब मैं कह दूं कि सपोज दैट इस बच्चे का वेट है 10 किलोग्राम, ठीक है। तो मैं कह दूं कि दूसरे बच्चे को इधर बिठाना है अपने को, है ना, दूसरे बच्चे को अपने को इधर बिठाना है, और सपोज दैट मैंने कह दिया कि अपने पास ये मैं कंडीशन कह दूं कि सपोज दैट इधर जो बच्चा है उसका वेट है, दूसरा बच्चा मैंने बना दिया सपोज दैट, ये बच्चा इस तरीके से, दूसरा जो बच्चा बैठा है इसका वेट मैंने कह दिया सपोज दैट कितना है, 15 किलोग्राम है ना, दूसरा बच्चा है उसका वेट मैंने कह दिया 15 किलोग्राम है ना। तो मैं कंडीशन कह दूं कि भाई इस बच्चे को मैं कहां बिठाऊं, देखो अगर इसका वेट अगर यहाँ ये 10 किलोग्राम है, ये 10 किलोग्राम, तो क्या होता, बैलेंस होता। अब एक का वेट कम है और एक का वेट ज्यादा है, अगर ये बच्चा अगर इधर बैठेगा तो किधर आएगी, नीचे की ओर आएगी। तब इस बच्चे की मैंने पोजीशन चेंज कर दी, पोजीशन मैंने कह दिया सपोज दैट इस हिंज से मैंने कह दिया कि भाई कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, और मैंने सवाल कह दिया, क्वेश्चन मैंने कह दिया कि कैलकुलेट, ज्ञात करो, कैलकुलेट एक्स फॉर बैलेंसिंग द रॉड, यानी रॉड को संतुलित करने के लिए एक्स का मान ज्ञात करो, रॉड को संतुलित करने के लिए एक्स का मान ज्ञात करो। सीधा सवाल समझ गया ना मेरा, है ना। क्वेश्चन ये कहा अपन ने कि यानी ये इसके सेंटर के ऊपर है, एक तरफ 10 किलोग्राम का बच्चा है, और अब इस रोड को बैलेंस करना है, बैलेंस करना तो यहां बिठाएंगे तो ऑब्वियसली अपने पास ये रोड इधर झुक जाएगी, है ना, तो बच्चे को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये बच्चा जो है इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस के ऊपर बैठे, कितने डिस्टेंस के ऊपर बैठे कि रोड अपनी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, है ना। और रोड जो है वो अपने पास कैसी है, रोड अपन कहते हैं लेंथ 5 मीटर, और मैंने कह दिया मास सपोजेड मैं कह दूं मास नेग्लिजिबल मान लो, एक बार नेग्लिजिबल मान लो, या फिर मास भी दे देते हैं अपन, है ना, मास भी लिख सकते हैं अपन इसमें, जैसे मास भी लिख दिया सपोजेड, मास मैंने कह दिया रोड का मास मास अपन ने कह दिया मास 10 किलोग्राम है, ठीक है ना, नेग्लिजिबल लिख दो चाहे 10 किलोग्राम रख दो। अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा, इस कंडीशन में पहला जो बच्चा है वो इसके एंड पर बैठा है ना, पहला बच्चा इसके एंड पर बैठा है, तो इस कंडीशन में इसका वेट किधर काम करेगा, नीचे की ओर, है ना। इसी तरीके से ये बच्चा अगर यहां बैठा है, इसका वेट भी किधर काम करेगा, नीचे की ओर, है ना। इसका मतलब अगर मैं रिएक्शन फोर्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बताऊं तो ऑब्वियसली सीधी कितनी बनी, ये तो देखो कितना हुआ, ये तो हो गया अपने यहां से 10G, mg होता है ना, और ये अपने पास कितना बना, ये बन गया 15G। तो इसका मतलब ये जो हिंज है ये ऊपर की ओर कितना फोर्स लगाएगी, 15 और 10 25G, तभी बैलेंस होगा, ये हुआ ना। ट्रांसलेशन का मतलब एफ नेट 0, नीचे की ओर जितना बल लग रहा है उतना ही बल अपने पास ऊपर की ओर लगना चाहिए, तो इसका मतलब ये ऊपर की ओर अपने पास 25G अपने पास फोर्स लगाना चाहिए। अब अपन मैं कह दूं बैलेंसिंग द रोड, बैलेंसिंग द रोड का मतलब अपने पास क्या हुआ कि घूर्णन साम्य अवस्था में, घूर्णन साम्य अवस्था मतलब क्या हो गई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, घूर्णन साम्य अवस्था में, है ना। अगर घूर्णन साम्य अवस्था में आपको निकालना है, घूर्णन साम्य अवस्था में, घूर्णन साम्य अवस्था में अपन ने क्या कहा, टो नेट इक्वल टू अपने पास कितना बना, 0 बना। देखो रोड का भी मास है ना, रोड का भी मास है, तो रोड अपने पास यहाँ, रोड का मास कहाँ होगा, सेंटर पर होगा, रोड का मास कहाँ होगा, सेंटर पर होगा, तो इसका मतलब इस रोड का वेट भी किधर काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा, और मैंने कह दिया 10 किलोग्राम है तो कितना हो गया, 10G हो गया, ये तो मतलब हुआ, है ना। तो अगर ये बैलेंस कर रही है तो तीनों मासेस आएंगे,
नीचे की तरफ तीनों फोर्स कितना हुआ, 15, 10 25 और 10 35, ऊपर की ओर कितना लग गया, 35 जी लग गया, तभी बैलेंस होगी। अब देखो इस कंडीशन में टो नेट बराबर 0 लिखना है, तो जैसे मैंने कहा यानी इस कंडीशन में यानी अपन ने कहा एफ नेट तो 0 है, बैलेंस है, इसका मतलब नीचे की ओर फोर्स और ऊपर की ओर फोर्स दोनों अपने पास क्या बने, 0 बने। अब टो नेट इक्वल टू 0 लगाना है, तो आप किसी भी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग लगा दो, रिजल्ट आपका कभी भी गलत नहीं आएगा, है ना। जैसे है ना, प्राइमरी रूप से आप जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इसका रोटेशन है ना, उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग लगाना, है ना। बाकी आप किसी भी कोरस्पॉन्डिंग लगाओ, कभी रिजल्ट गलत नहीं आएगा, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग लगाऊं, तो देखो ये इस रॉड के सेंटर पर है, 5 मीटर इसकी लेंथ है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर कहां होगा, L/2, L/2 यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी 2.5 मीटर हो गई, यही हुआ 2.5 मीटर हुई। तो इसका मतलब पहले के लिए क्या लिखूं, देखो 10 आ गया, इंटू में आ गया G आ गया, डिस्टेंस कितनी है, ये तो हो गया फोर्स, फोर्स इंटू में बना R परपेंडिकुलर, इंटू में कितना बना 2.5, ठीक है। इस वेट के कोरस्पॉन्डिंग कितना होगा, टॉर्क 0, टॉर्क कितना होगा इस वेट के कोरस्पॉन्डिंग, जिसके कोरस्पॉन्डिंग रोटेशन था उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या उस पॉइंट से निकल रही है, तो इसके लिए अपने पास कितना बना, वेट के लिए बना 0, और फिर है 15G, ये घुमाएगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, 10G है ना इस पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग नीचे की ओर, ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। सिंबल किसका बन गया, माइनस का, कितना लिखूं 15G, और इंटू में कितना बन गया, डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई x, तो इक्वल टू अपने पास कितना बना, 0 बना, यानी दैट मींस ये कितना बना, 15 इंटू एक्स इक्वल टू अपने पास कितना बन गया, 25 बन गया, g से g कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू बन गया 25 अपॉन में आ गया 15, यानी कितना बना 5 अपॉन में आ गया 3, यानी x इक्वल टू बन गया अपने पास, x इक्वल टू बन गया, x इक्वल टू आ गया 1.66 मीटर, ये अपना रिजल्ट बन गया। कर सकते हैं ऐसा। अब यही सवाल अगर मैं ऐसे कह देता, इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, है ना, इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे कह दिया, इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे कह दिया कि भाई ये अपनी रॉड थी, ये अपने पास रॉड थी, और ये सपोजेड रॉड के लिए मैंने कह दिया रॉड की डिस्टेंस है, लेंथ आपने कह दिया 16 मीटर, तो अपने पास इसकी लेंथ है ना, 16 मीटर इसकी लेंथ है, और मैं कह दूं वेट है, वेट मैंने कह दिया, जैसे कोई एग्जांपल मैंने कह दिया कि वो 10 किलोग्राम ले लेता हूं, वेट मैंने ले लिया 10 किलोग्राम है, ठीक है। और सपोज दैट एक हिंज लगा रखी है इस तरीके से, यहां लगा रखी है, जिसके लिए 16 मीटर है, तो ये मैंने कह दिया ये तो है अपने पास कितना 10 मीटर, ठीक है। और इस पॉइंट से ये अपने पास कितना बच गया, ये बच गया 6 मीटर बच गया, ठीक है। अब मैंने कह दिया एक बच्चा यहां बैठा, या कोई वजन लटका दें, एक ही बात है ना, चाहे वेट लटका दें, एक बच्चा सपोज दैट मैंने कह दिया इस एंड से कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दे दी मैंने 1 मीटर है, और एक बच्चा इधर बैठा है, ये भी इससे डिस्टेंस मैंने ले ली, सपोज दैट ये डिस्टेंस भी कितनी है, ये डिस्टेंस भी कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। और अब मैं कह दूं आपको, कंडीशन कह दूं कि भाई अपने पास इसका वेट दे दिया मैंने, पहले का वेट दे दिया सपोज दैट इसका वेट दे दिया मैंने 10 किलोग्राम, है ना, और इसका वेट मैं दे दूं सपोज दैट मैंने कह दिया, ये लिख दिया मैंने M2, है ना, M1 बराबर पहले का मास दे दिया मैंने 10 किलोग्राम है, और दूसरे का मास दे दिया मैंने कितना है, M2 है। दो बच्चे हैं, इस कॉर्नर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ये इस कॉर्नर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, रॉड की लेंथ है अपने पास कितनी 16 मीटर है, और आपको कह दिया इस एंड से 10 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपने कोई पॉइंट लगाया जिसके कोरस्पॉन्डिंग इस रोड को क्या करना है, बैलेंस करना है। और मैं सवाल कह दूं, क्वेश्चन मैंने कह दिया, क्वेश्चन कह दिया कैलकुलेट M2 टू बैलेंस द रॉड, टू बैलेंस द रॉड, है ना, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो कैलकुलेट M2 टू बैलेंस द रॉड, तो सबसे पहले इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ना, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस कंडीशन में। देखो इसके ऊपर फोर्स लगा कौन सा, कितना लगा, ये लगा अपने पास 10 और G, ठीक है। फिर दूसरी बात, इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगा, ये लगा अपने पास कितना M2, और इनटू में आ गया G, ठीक है।
रॉड जो है, रॉड की टोटल लेंथ कितनी है 16 मीटर। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा 8 मीटर पे। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा 8 मीटर पे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर है, यानी 8 मीटर पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। यानी ये जो डिस्टेंस है, यानी यहां से ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है इस एंड से, है ना, इस एंड से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस होगी अपनी 8 मीटर। यहां इसका वेट काम करेगा, किधर काम करेगा नीचे की ओर। वेट कितना काम है रॉड का 10 किलोग्राम। तो यहां वेट काम करेगा, कितना काम करेगा 10 काम करेगा और जी काम करेगा, है ना। अब रॉड को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो इसका मतलब वही एफ नेट इक्वल्स टू 0, नीचे की ओर जितना फोर्स है उतना ही फोर्स ऊपर की ओर है, एफ नेट इक्वल्स टू 0। अगर इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाऊं, यानी मैं कह दूं घूर्णन साम्यावस्था में, घूर्णन साम्यावस्था में, इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, घूर्णन साम्यावस्था में, है ना। कंडीशन बताऊं, देखो पहले के लिए लगाओ, देखो पहला कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे घुमाएगा 10G, ये भी क्योंकि इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग है, नीचे की ओर है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसे घुमाएगा, ये घुमाएगा क्लॉकवाइज। तो कंडीशन क्या बनी, देखो फॉर्मूला क्या था, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 10G बना, यहां से ये पॉइंट सपोज अपन ले लिया O ले लिया, है ना। यहां से इस O पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ये 1 मीटर इधर बैठा है, ये डिस्टेंस कितनी थी 10 मीटर, तो कितनी डिस्टेंस हो गई इनटू में बन गया 9, ठीक है। फिर उसके बाद ये 10G है, ये अपने पास इस O से कितने डिस्टेंस पर होगा, ये टोटल 10 थी, सेंटर पॉइंट क्या था 8 मीटर पे था, 8 मीटर पे था, कितनी बनी 2 मीटर बनी। तो इसका मतलब 10G जो है प्लस में आ गया 10G और इंटू में आ गया 2, ठीक है। फिर ये घुमाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बन गया अपने पास कितना सिंबल आ गया माइनस का। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 5 होगी भाई, ये यहां से यहां तक कितनी है 6 मीटर है, 1 मीटर इधर बैठा है, तो इसका मतलब 5 होगी। तो इसका मतलब कितना बना M2 आ गया, G आ गया, और इंटू में कितना आ गया 5, इक्वल टू अपने पास कितना बना 0 बना। सॉल्व करके मान निकाल सकते हैं किसका M2 का। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, अगर रॉड का मास अगर अपने को दे रखा है तो सबसे पहले उसका सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई करो, है ना, L/2 पर होगा। सेंटर ऑफ मास के ऊपर उसका वेट हमेशा नीचे की ओर काम करेगा, यानी वो डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद सिंपल जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कह सकते हो, या जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम या घूर्णन साम्यावस्था की जो कंडीशन है, वो लगाकर अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा अपने पास क्वेश्चन अपन और भी बना सकते हैं, है ना। तो कहीं भी रखा हो, कहीं भी रखा हो, 2 रखे हो, 3 रखे हो, 5 रखे हो, तो हमेशा अपने को इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार नोट करो, फिर देखो इसकी 1-2 एप्लीकेशन और करते हैं। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 5M2 इक्वल्स टू G कैंसिल हो गया, तो 90 और 20 बना गया 110। तो M2 इक्वल्स टू बन गया 110/5, तो 22 किलोग्राम आ गया क्या 22 किलोग्राम।